सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पेट केयर प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मौसम बदल चुका है और गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में हमें हमारे पालतू पशुओं की उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में पालतू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव जी, जो कि हैं अतिरिक्त उप संचालक संचालनालय पशुपालन विभाग भोपाल से, और साथ ही हैं श्री निखिल खरे जी, जो कि पशुपालक के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे छोटे पशुओं के बारे में, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं। तो इस गर्मियों के मौसम में इन छोटे पशुओं की देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए? सबसे मेन चीज़ है, जो छोटे पशु होते हैं जनरली वो उनका कोट रहता है, फर रहता है, तो उनको हीट बहुत ज़्यादा लगती है और उनको जो पसीना आता है अपनी बॉडी के अंदर, डॉग्स में वो चीज़ नहीं होती, इनके स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो वो अपनी बॉडी की जो भी गर्मी है वो मुंह से हाँफ के निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हीट स्ट्रेस ना हो, तो घर के अंदर रखें या उनको घुमाने का समय जो है मॉर्निंग में या थोड़ा लेट इवनिंग में रखें, ताकि उनको हीट स्ट्रेस ना हो। और आप समय समय पे उनको हीट से बचाने के लिए उनकी हेयर ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे वो हीट को कम से कम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएँ। नहीं तो वो हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है और वो फेटल भी हो सकता है उनके लिए। जी, जैसा कि आपने बताया मैडम कि इनके फर वगैरह बहुत होते हैं, हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार मैम, यदि हम फॉरेन ब्रीड्स की बात करें, फॉरेन ब्रीड्स के भी बहुत सारे आजकल जानवर जो हैं हमारे पशुपालक भाई पालते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, इस टाइप के। तो इन पशुओं को मतलब क्या अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल रहती है अतिरिक्त देखभाल की, क्योंकि इनका कोट बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, यहाँ इंडिया की जो एनवायरनमेंट है या वेदर है, उसमें उनको आजकल तो वैसे काफ़ी ब्रीड्स ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो अभी अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको जनरली कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको हमको एसी में तक में रखना पड़ सकता है, या फिर धूप के समय उनको बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है, जैसे सेंट बर्नार्ड वगैरह है, ये बहुत जल्दी हीट स्ट्रेस को उन पर इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखें कि उनको धूप के वक्त बाहर ना लेके जाएं। साथ में घर में उनको इस तरह का फीड दें जो उनकी बॉडी की एनर्जी को बनाए रखे, ताकि अगर मान लो इन केस वो हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट में उनको लड़ने की शक्ति दे। जी, मतलब ज़्यादातर कोशिश ये होना चाहिए कि उनको ठंडे स्थान में रखें। बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए कि वो तेज़ धूप में बाहर निकलें। जी, निखिल खरे जी, आपकी तरफ आते हैं। और सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास में कौन कौन से पशु हैं? अभी वर्तमान में हमारे पास में गिरी और साहिवाल नस्ल की करीब 15 गाय हैं। इसके अलावा कुछ छोटे डॉगी भी हैं हमारे पास 4। छोटे डॉग्स की भी सर आपने बात कही, तो छोटे पशुओं की अगर हम बात करें डॉग्स की, तो सर उनके देखभाल के लिए सर आपने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं? देखिए, गर्मी में जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो अपन को कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं गर्मी के लिए। उनके खान पान में, उनके वैक्सीनेशन के लिए, ये सारी चीज़ें अपन को डॉक्टरों की सलाह लगातार लेते हुए करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैम, गर्मियों के मौसम में यदि हम बात करें छोटे पशुओं की, डॉग्स कैट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इनका आहार किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, आप इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, और साथ में जैसे कई बार हम लोग आइसक्रीम वगैरह भी डॉग्स को दे देते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन गर्मी के दिनों में देना चाहिए। और कोशिश करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग इनको फीड कराएं और शाम को, क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो अपना खाना बिल्कुल खाते ही नहीं है। और एक जनरली सब लोग सोचने लगते हैं कि ये बीमार हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिन के वक्त खाना नहीं खाते हैं। तो हमें उनको लाइट फूड देना चाहिए, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए वो फूड देना चाहिए, और वो कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में उनका डाइजेशन वगैरह ना बिगड़े, इस तरह के फूड को हमें देना चाहिए। हल्के उनको हल्का फूड्स देना चाहिए। और यही बात अगर हम करें मैम, यदि बड़े पशुओं की बात करें, तो उनके आहार में भी मैम कुछ परिवर्तन उनके आहार में भी परिवर्तन, वही सेम चीज़ है कि उनका बॉडी स्ट्रेस जब बढ़ा रहता है तो एनर्जी लेवल की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बढ़ने की। तो ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फूड देना चाहिए, और ग्रीन्स तो देना ही चाहिए, क्योंकि हरा चारा जब देंगे तो उनका पानी का जो एब्जॉर्प्शन है उसका वो ज़्यादा रहेगा बॉडी में। तो पानी की ज़रूरत गर्मियों में बेसिकली ज़्यादा ही होती है, तो इसलिए उनको हरा चारा, साथ में कॉन्सेंट्रेट मतलब जैसे खली वगैरह होती है, ताकि वो उस बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सके। जी निखिल खरे जी, आप अपने पशुओं को इस मौसम में किस प्रकार का आहार देते हैं? देखिए, बड़े पशुओं की जहाँ तक अपन बात करें तो इनको हरा चारा ज़्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए, और इसके अलावा दिन में 4 से 5 बार इनको पानी, क्योंकि पानी की कमी इनमें हो जाती है,
और इसके लिए अपन को एक थोड़ा सा यदि इनको गर्म पानी जैसे कि वातावरण में हो जाता है वो ना पिला के अपन थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा पानी, भले अपन घड़े में रख के इनको घड़े का पानी भी दे सकते हैं, इस प्रकार का पानी। और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि इनको बासी जो अपने रसोई का भोजन होता है या रोटियां होती हैं, है ना, या रसोई की जूठन होती है, इस टाइप की चीज़ें जो गर्मी में ख़ास तौर से कभी नहीं खिलाना चाहिए, इससे रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी खरे जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हरा चारा इनको ज़्यादा देना चाहिए, तो सर जैसा कि मौसम तो गर्मियों का चल रहा है, तो ऐसे मौसम में हरा चारा सर किस प्रकार से उपलब्ध हो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हरा चारा आसपास जैसे बरसीम वगैरह कर लेते हैं लोग, उत्पादन कर लेते हैं। इसके अलावा कई किसान भाई जो हरे सारे चारे को थोड़ा सा सुखा के भी छाए में वो भी पहले से कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो ये चीज़ें भी अपन उनको दे सकते हैं। जी जैसा कि सर ने बताया कि हरा चारा बरसीन वगैरह भी खेतों में उगा लेते हैं किसान, मैम इसका एक कोई दूसरा उपाय भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली गर्मियों में हरे चारे की बहुत कमी रहती है जी। तो ऐसी कंडीशन में आप जब हरा चारा उपलब्ध रहता है बहुत ज़्यादा कुछ सीजन में, उस समय हम साइलेज बनाया जा सकता है। तो साइलेज बनाने के लिए जो हरी घास होती हैं ज्वार की, मक्का की, इनको आप जब उसमें अर्ली फ्लावर्स आ रहे होते हैं उस कंडीशन में उन्हें काट लिया जाता है और उन्हें थोड़ा सा सुखा के फिर एक पिट बना के पिट के अंदर उनको इस तरीके से पैक किया जाता है कि उनके बीच जरा सी भी एयर ना बचे, और ऊपर से पॉलीथीन से कवर करके उसके अंदर हम उसको 40-45 डेज तक रखते हैं, जिससे अंदर जो है प्रोसेस होने के कारण वो काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाती है। और जब गर्मी के दिनों में अगर हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो आप 30-40% ऑफ डाइट आप ये साइलेज उसको दे सकते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। मैम इस प्रकार का जो साइलेज जो आपने बताया कि ये दे सकते हैं, तो एक बार यदि ये ओपन हो जाए, जैसा कि आपने बताया कि 40 to 45 डेज के बाद ये प्रिपेयर हो जाता है, हाँ। एक बार ओपन होने के बाद हमें उसको कितने दिनों के अंदर? बिल्कुल 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन होगा तो एयर जाएगी तो फर्मेंटेशन होने से उनका खराब होने का डर रहता है। 4 से 5 दिन के अंदर? हाँ, बेसिकली आप उसको इस तरीके से बनाएं कि आपके एनिमल्स कितने हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट, भले ही आप छोटे छोटे साइलो पिट्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक बड़ा साइलो पिट बनाएं, तो आप नंबर ऑफ साइलो पिट्स बनाएं छोटे छोटे, जिसमें आपके एनिमल्स कितने हैं आपके घर में या किसी भी फार्म में या गौशाला में, उस हिसाब से आप पिट बना के उसको यूज़ करिएगा। जी खरे जी, आपने साइलेज की कोई प्रक्रिया आपने अपनाई या कुछ ऐसा किया सर प्रयोग? वो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे पैकेज बनाते हैं अपने पशुओं के हिसाब से, और उसी के हिसाब से कुछ छाए में या वैसे करके कुछ हरा चारा भी हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं। वैसे मिला जुला के गर्मी के जो 3 से 4 महीने आते हैं उनमें हम लोग इसका प्रबंध करते हैं। जी खरे जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में बड़े पशु हैं, तो निश्चित ही सर उनके छोटे और नवजात बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए सर कोई विशेष आपने देखभाल के लिए कुछ विशेष आयोजन कर रखा है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये, चाहे बड़े पशु हों या छोटे पशु हों, उनमें अपन को प्रॉपर बहुत पास पशुओं को नहीं रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होती है कि उनको हवादार स्थान में रखें, सूखे स्थान में रखें, और जहाँ तक गर्मी की बात है तो अपन उनके जो रहने के स्थान होते हैं उसमें जैसे दरवाजे खिड़कियाँ, उनमें अपन मोटे टाट के बोरे लगा दें, उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। अंदर आप पंखे भी लगा सकते हैं, और यदि बहुत गर्म स्थान है तो कूलर भी लगा सकते हैं। और कोशिश करें किसान भाई कि जो इनके रहने की जगह है उसमें या तो यदि टीन की छत है तो उसके ऊपर चारा भूसा या खेत खलियान के जो पत्ती वाली चीज़ें होती हैं वो डाल के कि डायरेक्ट इसमें सूर्य की रोशनी जो गर्मी आती है वो ना पड़े, ऐसा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा छत की ऊंचाई जो हाइट होती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, इससे गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना रहे। फुब्बारे का उपयोग भी कई लोग करते हैं, लगाते हैं इसमें, और ख़ास तौर से पानी की व्यवस्था उनको पीने की, ये दोनों चीज़ें विशेष व्यवस्था। मतलब बेसिकली उनका जो रहने का स्थान है वो ठंडा होना चाहिए। जी मैम, छत पे एक्चुअली आप सफ़ेद पुताई भी करा सकते हैं, क्योंकि उससे हीट एब्जॉर्ब कम होगी, हीट रिफ्लेक्ट होगी, तो वो हीट अंदर कम आएगी। तो आप छत के ऊपर सफ़ेद रंग की पुताई करा सकते हैं, और इस दौरान नमक पानी में ज़रूर मिक्स करके दें या दाने में उनके खाने में, क्योंकि बॉडी को इस वक्त उसकी ज़रूरत काफ़ी रहती है। पानी में नमक मिला के पानी में मिला सकते हैं, आप बाटे में मिला सकते हैं, कैसे भी उसको थोड़ी सी मात्रा में नमक होना आवश्यक है। जैसा कि मैम आपने बताया कि इनको हीट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, हीट स्ट्रेस के बारे में मैम कैसे पहचानेंगे कि हीट स्ट्रेस हो गया है?
देखिए जनरली लार्ज एनिमल को जहाँ तक देखें या स्मॉल एनिमल को देखें, सभी में ये होता है कि पेंटिंग होने लगती है, मतलब मुंह खोल के वो सांस लेने लगते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, साथ में खाना पीना बंद कर देते हैं, या डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तो आप इमीडिएट उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि ये सबसे मेन सिम्टम है। अगर हाफ रहा है बहुत एनिमल और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो हीट स्ट्रेस में है। तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीट स्ट्रेस के कारण टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया तो सारे ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आता है, और सारे जो ऑर्गन्स अगर इफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ डिस्टर्ब होगी, और कई बार वो बहुत फेटल हो जाता है। तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको अगर लगा कि एनिमल बहुत हाफ रहा है और तेज़ फीवर हो गया है तो इमीडिएट आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यदि आपका पशु हाँफ रहा है और परेशान है तो उस कंडीशन में आपको तुरंत उसको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जाना अनिवार्य है। मैम, बात करें यदि हम टीकाकरण की, तो कौन कौन से टीके लगवाना अनिवार्य है, और क्या गर्मियों के मौसम के लिए कुछ विशेष टीके बनाए हैं? देखिए लार्ज एनिमल के हिसाब से तो एज सच गर्मियों में कोई टीके नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है। आप उसको वैक्सीनेशन अगर करेंगे तो उसको स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन गर्मियों के आखिरी समय में हम जैसे एचएस है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या ब्लैक वाटर है, इसका वैक्सीन लगाते हैं। जो बरसात में आने वाली बीमारी है तो हमेशा बारिश के आने के पूर्व आप जो गर्मियां है उसके लास्ट में आप उस वैक्सीन को लगाएं लार्ज एनिमल में। और स्मॉल एनिमल का जो वैक्सीनेशन की बात है, स्मॉल एनिमल में तो डिपेंड करता है उसका एज क्या है, डॉग का या कैट का, उससे उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल डिसाइड होता है कि उसको कब कब क्या क्या लगाना है। जी निखिल खरे जी, आप अपने पशुओं के टीकाकरण का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मी के अंतिम जो दिन होते हैं उनमें इनका, जैसे बरसात में होने वाले रोग होते हैं, मुंह पका, खुर पका, गलघोटू, इस टाइप के रोगों के लिए हम डॉक्टर से सतत संपर्क करना चाहिए गर्मी के लास्ट में, क्योंकि बरसात के शुरू में ही ये रोग होते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गर्मी में जो छोटे पशुओं की, जहाँ तक आपने बछड़ी बछड़े की बात करी, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इसके लिए भी टीकाकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बरसात होते ही यदि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो इनमें मतलब रोग आना लगभग निश्चित रहता है। जी मैम, यदि हम बात करें बड़े पशुओं की और उनके रोगों की, तो इस मौसम में मुख्यतः इनको कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए मेन तो हीट स्ट्रेस के कारण प्रोडक्शन कम होता है, तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो एनिमल जो है, जनरली आमतौर पे पशुपालक क्या करते हैं कि उनको लगता है प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो दूसरी चीज़ें खिलाना बंद कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट वगैरह, तो वो एक सबसे बड़ी गलती वहीं होती है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी एनिमल स्ट्रेस में है और उसको आवश्यकता है ज़्यादा विटामिन की, मिनरल्स की, तो ऐसी कंडीशन में उनको और ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि हमें नहीं। तो अगर ये कम है, न्यूट्रिशनल लेवल कम है, तो एनिमल हर तरह की बीमारी के लिए प्रोन हो जाता है। तो उसमें डायरिया, डिसेंट्री गर्मियों में ज़्यादा होता है। दूसरा, इनको अगर इम्यूनिटी लो है तो किसी भी तरह की सीजनल बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। और प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो एनिमल ओनर, जो पशुपालक होते हैं, उनका अडर की सफाई पे, इन सब पे ध्यान नहीं होता, तो मेस्टाइटिस जो होता है, जो थनेला बोलते हैं जिसको, अडर में दूध खराब हो जाना या उसमें इन्फेक्शन हो जाना, ये होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस समय में ये ध्यान रखना चाहिए एनिमल ओनर को, पशुपालक को, कि वो ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि एनिमल को स्ट्रेस ऑलरेडी है सीज़न का, और आप उसको फीड भी नहीं देंगे तो हर तरह की बीमारी के लिए वो प्रोन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन रखें उसके। जी, इसके अलावा मैम यदि हम जूनोटिक बीमारियों की बात करें तो? हाँ, जूनोटिक में ये है कि इस दौरान गर्मी की वजह से डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो डॉग बाइट के केसेस में जनरली डॉग को क्या होता है, बॉडी हीट बहुत बढ़ती है, उसको पसीना नहीं आता, तो वो गर्मी के कारण ऑलरेडी बहुत परेशान रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको देखें कि अगर डॉग बहुत या तो फ्यूरियस है या बहुत शांत बैठा है या अननेसेसरी किसी को भी काट रहा है, तो उसको दूर रखना चाहिए, या नगर निगम या पालिका को जो भी है खबर कर दें। तो एक्चुअली हर बार जो एक कहा जाता है कि रेबीड डॉग ही काटता है, ऐसा नहीं है। वो गर्मी के कारण परेशान होता है इसलिए काटता है, लेकिन उसके लक्षण वैसे ही दिखते हैं जैसे रेबीज़ के होते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेबीज़ है कि नहीं है, लेकिन वो उसको रेबीज़ ही माना जाता है, इसलिए उसको वैसे ट्रीट करा जाता है। ये एक सीजनल बीमारी नहीं है, ये कभी भी हो सकता है रेबीज़। तो इसलिए जो जूनोटिक डिसीज़ है वो बहुत घातक होता है, रेबीज़ वाला। वो एनिमल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ह्यूमन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एकमात्र उसका एक ही रास्ता है कि आप उसको प्रॉपर्ली अपने पेट को वैक्सीन लगवाएं।
बिल्कुल। जी, मैम ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि रेबीज़ ज़रूरी नहीं है कि गर्मियों के मौसम में हो, ये कभी भी हो सकती है। और यदि ऐसे कोई भी लक्षण आपके पशुओं में या डॉग्स में भी नज़र आते हैं तो तुरंत आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में आपको संपर्क करना बहुत आवश्यक है। मैम, यदि हम बात करें बड़े पशुओं की कि गर्मियों का मौसम है और थोड़ा सा उनके आहार व्यवहार में कमी आ ही जाती है, इस प्रकार से मैम उनके दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उनके दुग्ध उत्पादन पर असर ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो उनको हरा चारा बहुत अच्छी क्वांटिटी में दें, और जो मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल हैं उनको पर एडल्ट एनिमल के हिसाब से 2 केजी कॉन्सेंट्रेट तो नॉर्मली ही देना चाहिए, जो खली वगैरह है। लेकिन अगर उनका प्रोडक्शन है तो पर लीटर उस 2 केजीज कॉन्सेंट्रेट के अलावा 500 ग्राम्स कॉन्सेंट्रेट और देना चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्शन लेवल बना रहे, मेंटेन रहे। जी, निखिल खरे जी, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, खान पान के लिए तो विशेष है कि अपन को जो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं पशु, जैसा कि मैडम ने बताया, इनके लिए अपन को विशेष आहार की व्यवस्था, खासतौर से हरा चारा और सूखे चारे दोनों का एक अनुपात है ना, जो मिला के जो बताया मैडम ने, उस हिसाब से ज़रूरी है देना। जी, खरे जी, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि गर्मियों का मौसम है, खासकर जैसे कि डॉग्स के बारे में बतानी थी कि इनके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो एक पशुपालक होते हुए क्या आपने ऐसे कुछ लक्षण या ऐसे परिवर्तन पशुओं में देखे हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो क्या होता है कि यदि पशु कहीं से भी कोई उसको आपका अनमनापन दिखता है, पहली चीज़ जो अपने जो एक डेली रूटीन में रोज़मर्रा के जीवन में उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आप देखते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ न कुछ इसमें लक्षण शुरुआत है बीमारी की। जी। इसके अलावा पशुओं में एक विशेष ये होता है कि ये खाना पीना अपना कम कर देते हैं या नहीं खाते हैं। इसके अलावा इनके जो बड़े पशु होते हैं, इनके आँखों में लालपन है, मुँह से इनके लार आती है, सांस तेज चलती है इनके, और कई बार जैसे यदि लू लग गई है तो दस्त भी होते हैं। तो ये सब लक्षण जहाँ आप देखते हैं तो आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जी, मैम, जैसा कि सर ने बताया कि लू लग जाती है, लार गिरती है इनके मुंह से। मुख्यतः हमने कई बार देखा है गर्मियों के मौसम में पशुओं के मुंह से लार गिरती रहती है। तो क्या मैम लार गिरना क्या कोई रोग है? नहीं, वो रोग नहीं है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो मुंह से ये लोग सांस लेते हैं तो वो सब सलाइवा वगैरह ड्रूल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लगता है कि कोई बीमार है, वो बीमार नहीं होता जनरली। तो क्या अगर रेबीज को छोड़ दें, अगर लू लगने के इसको लक्षण लू लगना मानेंगे या इसको? हाई फीवर होगा और बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा एनिमल का, तो वो मुंह से ही अपना सब लार वगैरह या सांस लेगा। तो वो जी। हर समय वो बीमारी का लक्षण नहीं होके बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता और है। यदि मैडम ऐसा डिटेक्ट हो जाए कि हाँ इस पशु को लू लग चुकी है, हमें पता चल जाए, तो बिल्कुल। कितनी जल्दी मतलब हमें जितना जल्दी हो सके उसको आपको, एक तो सबसे पहले तो उसके बॉडी को गीला करें, पंखे के नीचे रखें, धूप में बिल्कुल ना निकलने दें, और हाई टेम्परेचर को मेज़र करवा के इमीडिएटली आप एंटीपायरेटिक वगैरह दें और सपोर्टिव बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दिया जा सकता है। ये बड़े पशुओं के लिए। और यही मैम सभी यदि हम सभी छोटे चीज़ों पशुओं के, और उनके छोटे ड्रिप बच्चों वगैरह की बात ज़रूरत करें, पड़े तो आपको ड्रिप वगैरह भी लगवाई जाना चाहिए, आईवी इन्फ्यूजन देना चाहिए ऐसे उनके लिए भी क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको उनको आईवी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देना चाहिए जी, ताकि बॉडी का लेवल डिहाइड्रेशन ना हो। जी, निखिल खरे जी, कोई देसी उपाय वगैरह इस मौसम में आप अपने पशुओं के लिए करते हैं? देसी उपाय में तो सर ऐसा है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको थोड़ा सा जैसे खुले में भी यदि रखना है तो अपन आसपास एक बड़े वृक्षों का एक समूह तैयार करें कि सुबह शाम इनको यदि थोड़ा सा बाहर अपन हवा में, थोड़ा सा गर्मी जैसी ख़त्म होती शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा सा इनको बाहर भी निकलने का मौका दें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आजकल जो गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो पशु चिकित्सक की सलाह हम लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है पशुधन को बचाने जी, के पशु लिए। चिकित्सकों की सलाह अत्यंत आवश्यक है। खरे जी, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ और योजना बना रहे हैं, कोई लोन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं? जी हाँ, जो व्यवसाय चल रहा है इसमें हमेशा एक ये लगता है हम लोगों को कि इसको आधुनिकीकरण होना चाहिए। तो अपनी गौशाला का आधुनिकीकरण करने के लिए हम लोग कोशिश में है कि हम बैंकों से या पशु विभाग से जाके कुछ अनुदान या लोन इस टाइप की कुछ चीज़ें
हम प्राप्त करें, जिससे हम अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं। जी मैम, योजनाओं के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगी? बेसिकली उद्यमिता विकास के लिए 2 योजनाएं हैं। एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसके अंदर सब्सिडी पे आप सब्सिडी मिलती है और उसमें लोन लेके आप एनिमल्स के लिए व्यापार के लिए ले सकते हैं। और दूसरा एक है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि। इसमें डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, फीड प्लांट्स और ब्रीड इम्प्रूवमेंट फार्म्स वगैरह के लिए लोन दिया जाता है। तो ये 2 योजनाएं हैं मेन जो उद्यमिता विकास के लिए हमारे शासन मैम की इसके तरफ लिए से चल कोई रही है। ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है पशुपालकों को? इसके लिए एक्चुअली जब उनके लोन सैंक्शन वगैरह हो जाते हैं तब वो उनको ट्रेनिंग का प्रावधान है, उसमें कराया जा सकता है कपड़े। जी निखिल खरे जी, आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार से पशुपालन एक फ़ायदेमंद, एक लाभ का धंधा है? देखिए, दुग्ध उत्पादन ऐसा है कि ग्रामीण इलाकों में तो ये बहुत ही फ़ायदे का धंधा है, क्योंकि हर ग्रामीण के पास थोड़ी ना थोड़ी जगह होती है और खिलाने के लिए चारा और जो अनाज उत्पन्न होता है उनके खेतों में उसके लिए भूसा। तो जहाँ तक है, पशु को सबसे दिक्कत पालने में ये होती है कि उनको जो चारा और खाना देना, जी तो वो उनके पास लगभग उपलब्ध रहता है। इसके अलावा दूध और दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे मठा हो गया, पनीर हो गया, मावा हो गया, इन सब की मतलब उपयोगिता शहर और गांव दोनों जगह डिमांड बनी रहती है इनकी उपयोगिता की। जी बिल्कुल। मैम इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पशुपालन एक लाभ का धंधा है? बिल्कुल है, पशुपालन लाभ है, क्योंकि आमतौर पे जो घर की महिलाएं हैं वो भी ये व्यापार में सहयोग दे सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखें और सारी सलाहें मानें, उस हिसाब से अगर हम करें तो पशुपालन एक बहुत अच्छा मैम यदि कोई व्यवसाय है। पशुपालक भाई यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पशुपालन संबंधी, तो उसके लिए वहाँ से कहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है? एक्चुअली शासन की तरफ से बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और अभी युवा संवाद करके एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए संवाद रहता है। वो जो भी जानना चाहेंगे उसमें हम उनको बताया जाता है और डॉक्टर्स के द्वारा या वहाँ के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा कि वो किस तरीके से अपने इस क्षेत्र में आ सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मैम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से युवा हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ यदि वे पशुपालन करें तो क्या ये संभव है ताकि उनका खर्चा भी निकल सके? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बस अब हर चीज़ आप प्लानिंग से करें, भले ही छोटे स्तर पे स्टार्ट करें, लेकिन आप प्लानिंग से करेंगे तो व्यवसाय बिल्कुल सफल होगा यार। जी निखिल खरे जी, हमारे पशुपालक भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पशुपालन एक ग्रामीण युवकों के लिए तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और इसमें जहाँ तक है गो उत्पाद जो सीधे मिलते हैं, दूध, पनीर, दही, मठा, मक्खन, इनके अलावा भी जैसे इसके सह उत्पाद हैं, जैसे गोमूत्र से आजकल किसान भाई कीटनाशक बना रहे हैं। इसके अलावा अपना वर्मी कंपोस्ट खाद में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। कंडे बाज़ार में बिकते हैं। गो कास्ट का आजकल बहुत महत्व बढ़ गया है। अभी अपन ने होली में देखा और ये नवदुर्गे में ये गो कास्ट है, गो इसके कंडे हैं, ये सारी चीज़ें। और आजकल दिवाली में इनके दिए हैं, मूर्तियां हैं। तो गो उत्पाद जो सह उत्पाद हैं उसका भी काफ़ी एक अच्छा बिजनेस बन गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आप हमारे पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पशुपालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें आप जाएंगे तो आप काफ़ी इसमें लाभ कमा सकते हैं। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं इस समय में। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे चर्चा करी और जानकारियाँ एकत्रित करी। इन जानकारियों का आप निश्चित ही लाभ उठाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। तो मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही निखिल खरे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करी। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।